हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर अपना लेसन नंबर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसका इंग्लिश में नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव के कल्याण के लिए किस प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं वो इस चैप्टर में अपन सीखेंगे। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव को बोलते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हाँ। अब वो मानव के कल्याण के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे घरेलू उपयोग में, यानी कि घरों में किस प्रकार से वो सूक्ष्म जीव काम आते हैं। तो सबसे पहला अपना क्या है भाई, दही निर्माण में। ठीक है, तो दही निर्माण में पढ़ते हैं। तो दही का निर्माण है वो हम जानते हैं किससे होता है, दूध से। और दही में बैक्टीरिया कौन सा मिलता है, लैक्टोबैसिलस। 8th क्लास का टॉपिक है ये, लेकिन अपनी 12th में भी दे रखा है, तो वेरी इजी, अच्छे से इसको अभी पढ़ लेंगे। तो दही में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। और इस जीवाणु में क्या होता है, इसमें मिलता है अपने को लैक्टिक अम्ल की अधिकता, यानी कि लैक्टिक अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। इसलिए इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया या लैब। अब लैब का मतलब क्या है, लैक्टिड एसिड बैक्टीरिया। लैब की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सवाल यहां से बनता है कि लैब क्या है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेंगे कि LAB क्या है। इस लैब का मतलब जो अपन लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो प्रैक्टिकल वाली लैब नहीं है। इस लैब की फुल फॉर्म क्या होती है, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया। ठीक है, इसीलिए इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, लैब। ठीक है, अब दही निर्माण की विधि। दही वैसे हम सबको बनाना आता है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। और इस दही निर्माण के लिए मुख्य रूप से मेन इंपॉर्टेंट कौन चीज है, तापमान। तो हमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा, मुख्यतः तापमान का। तो तापमान कैसे, तो सबसे पहले तो दूध को गर्म करो, फिर उसे वापस ठंडा करो, और ठंडा होने के बाद उसमें स्कंदक के रूप में थोड़ा सा वापस क्या मिला दो, दही। ठीक है, और जिससे दूध का क्या हो जाएगा, स्कंदन और आंशिक पाचन। ठीक है, और जिससे क्या बन जाएगा, दही। ओके, अब देखो दो वर्ड्स अपने को मिले हैं यहाँ पर, स्कंदक। स्कंदक का मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए अपन समझते हैं स्कंदन को। अब स्कंदन क्या है, स्कंदन का मतलब होता है जमना। स्कंदन का मतलब क्या है, जमना, यानी कि जब कोई चीज है वो जम जाती है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड बन जाती है, द्रव से ठोस बन जाती है, तो उसका अपन क्या कहते हैं, इसका क्या हो गया, स्कंदन। तो स्कंदक क्या है, जो स्कंदन करता है, यानी कि दूध को जमाने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं, स्कंदक के रूप में थोड़ी सी दही, और जिससे इसका क्या हो जाता है भाई, स्कंदन, यानी कि ये जम जाता है। और इसका क्या होता है, आंशिक पाचन। आंशिक पाचन, इस वर्ड को याद रखना, पूर्ण पाचन नहीं होता है दूध का। दूध का क्या होता है भाई, आंशिक पाचन, और जिससे क्या बनता है, दही। ठीक है, ध्यान रखना आपको, जिससे क्या बन जाता है, दही। ओके, अब दही में मिलता क्या अपने को, तो भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। क्या मिलेगा भाई, भरपूर मात्रा में विटामिन B12, और जिसका नाम क्या है भाई, फुल फॉर्म साइनोकोबालएमीन, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालएमीन। ओके, और दही है, उसका फंक्शन क्या है भाई, ये अपने पेट की जो एसिडिटी है, जो अम्लीयता है, उसको सामान्य बनाता है। यानी कि अगर ज्यादा शारीरिक क्षारीय हो गई तो उसे ये क्या बना देगा, अम्लीय, यानी कि ये नॉर्मल बनाए रखता है, कौन, दही। ओके, अब दूसरा टॉपिक है ब्रेड निर्माण में। अब देखिए ब्रेड किससे बनती है, तो वैसे तो हम बात करें तो ब्रेड का निर्माण है वो आटे से होता है। और आटा कौन सा होता है भाई, दाल और चावल के ढीले आटे से। ब्रेड का निर्माण किससे होता है, दाल चावल के ढीले आटे से। और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, इंपॉर्टेंट है भाई, किण्वन। तो ब्रेड का निर्माण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, किण्वन। इस चैप्टर में किण्वन प्रक्रिया को तो आप समझ ही लीजिए। किण्वन प्रक्रिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रेड का निर्माण किससे होगा भाई, दाल चावल के ढीले आटे से, और किण्वन प्रक्रिया द्वारा होगा। अब किण्वन क्या है, किण्वन को इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है, फर्मेंटेशन। किण्वन का इंग्लिश वर्ड क्या है, फर्मेंटेशन। अब इसमें क्या होता है भाई, किण्वन की प्रक्रिया है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होगी, बिल्कुल होगी। और सूक्ष्म जीव तथा इसमें खाद्य पदार्थों में कौन सी गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनती है भाई, CO2 गैस। क्या बनती है, इसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है, और जिस कारण खाद्य पदार्थ है वो कैसे होते हैं, फूले हुए। तो सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है, जो ब्रेड है, केक है, वो सब फूले हुए क्यों होते हैं, क्योंकि उनका निर्माण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। इसीलिए खाद्य पदार्थ है वो फूले और उभरे हुए होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन है भाई, ब्रेड है, इडली है, केक है, एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ। और हमने इसको नोट की फॉर्म में भी लिख रखा है कि खाद्य पदार्थों का फूलना है वो किस गैस के कारण है, CO2 गैस के उत्पादन के कारण। अब किण्वन की इस प्रक्रिया में एक यीस्ट का प्रयोग होता है, जो
कौन सा है भाई, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये यीस्ट, और इस यीस्ट का हम दो जगह पे उपयोग पढ़ेंगे। एक तो जब हम लोग बियर बनाएंगे तो बियर बनाने में भी किसका उपयोग होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का, और ब्रेड बनाने में भी किसका उपयोग होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, और जो कि एक यीस्ट है और इसे बेकर्स यीस्ट कहता है। इसे क्या कहता है भाई, बेकर्स यीस्ट। ब्रेड और केक की जो दुकान होती है उसे क्या कहते हैं, बेकरी। तो ऐसे जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो होते हैं बेकर, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेकर्स यीस्ट। क्या कहता है इसे, बेकर्स यीस्ट। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे है टॉडी निर्माण में। टॉडी क्या होती है भाई, TODDY। ओके, अब टॉडी क्या है, तो दक्षिण भारत यानी कि अपना जो साउथ इंडिया है, ठीक है, साउथ भारत जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वो उधर के एरिया में, तो दक्षिण भारत में स्वागत पेय। स्वागत पेय का मतलब क्या है, वेलकम ड्रिंक। क्या होती है भाई, वेलकम ड्रिंक। वेलकम ड्रिंक, यस, जब कोई मेहमान जाता है तो उसको क्या पिलाई जाती है, वेलकम ड्रिंक, उसी को क्या बोलते हैं, टॉडी। तो लोग जब बाहर से जाते हैं वहां पर साउथ इंडिया में तो उन्हें क्या पिलाई जाती है भाई, टॉडी। अब टॉडी का निर्माण कौन से वृक्ष से होता है, ताड़ के वृक्ष से। कौन से वृक्ष से, ताड़। ताड़ एक है जिसको बोलते हैं पाम ट्री, तो पाम ट्री से क्या बनती है, ताड़ी। इसे हम ताड़ी भी कह सकते हैं और टॉडी भी, हिंदी में उसको ताड़ी बोलते हैं। अब पाम ट्री से कोई स्त्रावण प्राप्त होता है तो उसके स्त्रावण का क्या करते हैं, किण्वन। फिर से इसका क्या करेंगे, किण्वन, और फिर क्या बन जाएगी अपने को, टॉडी प्राप्त हो जाएगी। क्या मिल जाएगी अपने को, टॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चीज निर्माण में। तो जो सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग अब चीज निर्माण में किस प्रकार से होगा। तो देखिए, चीज है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्विस चीज और एक होती है रॉकफोर्ट चीज। ठीक है, क्या होती है भाई, रॉकफोर्ट चीज। यस, इसे हिंदी में रॉक्यूफर्ट भी लिखते हैं क्योंकि ये QUE है ना स्पेलिंग में। ठीक है, तो रॉकफोर्ट चीज। ओके, अब तो जो स्विस चीज है इसमें क्या होगा, इसमें तो बड़े बड़े छिद्र मिलेंगे। यस, जो आपको कार्टून्स में जो चीज दिखती है बड़े बड़े जिसमें छेद दिखते हैं वो क्या होती है भाई, स्विस चीज। और इसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं और जो अधिक मात्रा में CO2 उत्पन्न होने के कारण दिखाई देते हैं। तो फूलने का और इसमें जो छिद्र दिखने का कारण है वो तो कौन हो गया भाई, CO2 का उत्पादन। और स्विस चीज का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है भाई, एक जीवाणु प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मेनियाई के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मेनियाई। और नेक्स्ट है रॉकफोर्ट चीज, और इस चीज का निर्माण है एक कवक, एक फंगस के द्वारा होता है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। कौन है भाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। तो ये तो हो गई दोनों चीज। अब अपन पढ़ेंगे औद्योगिक उत्पादों में या फिर फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो फैक्ट्रीज या उद्योगों में कैसे होता है, तो देखिए, उद्योगों में जो पदार्थ बनेंगे वो किसके द्वारा बनेंगे, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया होगी उपयोग, किण्वन की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में है वो बड़े बड़े बर्तनों को, हम जानते हैं जब फैक्ट्री में है तो बड़े बड़े बर्तनों का उपयोग होगा जिन्हें क्या कहेंगे, किण्वक। क्या कहेंगे, किण्वक। ठीक है, या फर्मेंटर। क्या बोलते हैं भाई, फर्मेंटर। ओके, अब तो इसमें पहला है भाई पेय पदार्थों में यानी कि ड्रिंक्स में। अब तो ड्रिंक्स में क्या होता है, देखिए, तो पेय पदार्थों के निर्माण में ईस्ट है वो कौन होता है भाई, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। इसको अभी हमने लिखा था कि जो ब्रेड बनती है उसमें भी एक ईस्ट काम आता है, कौन, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। उसी ईस्ट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भाई, पेय पदार्थ या ड्रिंक्स बनाने के लिए। इसलिए इस ईस्ट को क्या नाम दिया जाता है, ब्रेवर्स ईस्ट। तो देखिए, दो नाम आए हैं, बेकर्स ईस्ट और ब्रेवर्स ईस्ट। ठीक है, कौन है भाई, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। जब ये ब्रेड बनाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, बेकर्स ईस्ट। और जब ये बियर या फिर शराब या फिर अल्कोहल बनाता है, जो पेय पदार्थ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। ठीक है, अब इस ईस्ट से सामान्यतः ब्रेड और अल्कोहल बनता है। और अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल, एथेनॉल। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अल्कोहल बहुत सारे हैं लेकिन पीने के लिए केवल कौन से अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं, एथेनॉल का। ठीक है, तो अब देखिए, तो धान चावल, धान का मतलब क्या होता है भाई, चावल। धान का मतलब है कि जहां पर जो चीज ज्यादा उपयोग होती है। तो अपने यहाँ पे राजस्थान में नॉर्मली गेहूं या बाजरा है उसको धान बोलते हैं, लेकिन अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो मोस्टली क्या खाया जाता है भाई, चावल। तो इसलिए यहाँ पर धान का मतलब क्या होगा, चावल, दाल और गेहूं आदि से तो क्या बनती है भाई, ब्रेड। और बाकी फलों के रस से क्या बनता है, एथेनॉल। तो एथेनॉल किससे बनता है, फलों के रस से। ठीक है, अब एथेनॉल का जो शुद्धिकरण है, वेरी इंपॉर्टेंट, एथेनॉल के शुद्धिकरण में कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है, आसवन विधि।
सवाल पूछ सकते हैं कि एथेनॉल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है, तो अपने को क्या आंसर लिखना है, आसवन विधि। अब आसवन भी, तो जो वाइन और जो बियर है, क्या है भाई, वाइन और बियर, इसका तो जो निर्माण है वो आसवन के बिना ही हो जाता है, यानी कि इन दोनों को बनाने के लिए आसवन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों जब बनती है तो वो शुद्ध अवस्था में ही बनती है, यानी कि बिना आसवन के भी इनको अपन अलग कर सकते हैं। लेकिन विस्की, ब्रांडी और रम, क्या है भाई, विस्की, ठीक है, ब्रांडी और रम, इनके निर्माण के लिए आसवन विधि अति आवश्यक है। तो विस्की, ब्रांडी और रम के लिए हमें कौन सी विधि की आवश्यकता पड़ेगी, आसवन विधि की। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। ठीक है, तो प्रतिजैविक निर्माण में ये हम किसका उपयोग करते हैं भाई, सूक्ष्म जीवों का। तो देखिए एंटीबायोटिक के बारे में अगर हम बात करें तो एक ग्रीक शब्द है और जो 2 शब्दों से मिलता है, एंटी और बायोटिक। एंटी का मतलब क्या होता है, प्रति, खिलाफ या विरुद्ध, क्या होता है भाई, प्रति, खिलाफ या विरुद्ध। और बायोटिक का मतलब क्या होता है, जीव या जीवाणु, तो यानी कि जीवाणुओं के खिलाफ जो लड़ती हैं उसे अपन क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। यानी कि जीव या जीवाणुओं के खिलाफ लड़ती हैं उसे अपन क्या कहते हैं भाई, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक को हम औषधि के रूप में लिया जाता है जो क्या करेगी, या तो जीवाणु को मार देगी या उसकी क्रियाविधि को धीमा कर देगी। तो क्या करती है, या जीवाणु को मार देती है या उसकी क्रियाविधि को धीमा कर देती है। ठीक है, कौन, एंटीबायोटिक। ओके, अब सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक की खोज करी थी, तो क्या आंसर है भाई, पेनिसिलिन। तो सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक मिली थी, पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त होती है, तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। एक कवक है, एक मोल्ड है, कौन सा, पेनिसिलियम नोटेटम। याद रखना है, सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक मिली थी, पेनिसिलिन। और वो किससे मिलती थी भाई, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक या मूल से। अब पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनको एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का खोजकर्ता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली जो एंटीबायोटिक मिली थी पेनिसिलिन, उसकी खोज करी थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब करी थी, 1920 में। कब करी थी, 1920 में। अब जो पेनिसिलिन की खोज है उसके बारे में बताते हैं कि पेनिसिलिन की खोज है वो एक हादसा थी। कैसे कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो एक दिन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या जीवाणु पर, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस, इन बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि वे अचानक से देखा कि कुछ जीवाणु हैं वो वृद्धि नहीं कर पा रहे, जिसका कारण था क्योंकि उस प्लेट में कवक उत्पन्न हो गए थे, कवक या मोल्ड उत्पन्न हो गए थे, और जो कि विशेष प्रकार का एक रसायन का स्त्रावण कर रहे थे जिसका नाम क्या दिया, पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन के कारण ही है जो जीवाणु है वो मर रहा था। तो एक्सीडेंटली किसकी खोज हो गई भाई, एंटीबायोटिक की, और जिससे पता चला कि इस कवक के द्वारा स्त्रावण होने के कारण जो जीवाणु है वो मर रहे हैं। तो जीवाणुओं के खिलाफ लड़ने वाले इसका नाम क्या दे दिया बाद में, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। ठीक है, और खोजकर्ता कौन है, फ्लेमिंग। सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी मिली, पेनिसिलिन। किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलियम नोटेटम से। और यहाँ पर आप एक लाइन भी लिख सकते थे कि पेनिसिलिन की खोज है वो एक हादसा है। ठीक है, अब फ्लेमिंग के बाद में 2 वैज्ञानिक आए, अर्नेस्ट चैन और हावर्ड फ्लोरे। कौन आए, चैन और फ्लोरे, यानी कि अर्नेस्ट चैन और हावर्ड फ्लोरे। इन्होंने एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन की पुष्टि कर दी। ठीक है, क्या कर दी, पुष्टि, यानी कि ये फिक्स है कि हाँ भाई ये एंटीबायोटिक है। तो उन्होंने किसने हेल्प करी थी, चैन और फ्लोरे ने। और पेनिसिलिन का जो सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है वो कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में। यस, जब सैनिक लड़ते थे, घायल हो जाते थे, तो उनको क्या दी जाती थी, एंटीबायोटिक, ताकि उनको आगे इन्फेक्शन ना हो और उन्हें, ठीक है, उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अच्छे से काम करे, यानी कि उनको कोई भी जीवाणु से जनित रोग नहीं हो। ठीक है, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन और हावर्ड फ्लोरे को 1945 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि जो पेनिसिलिन थी वो बहुत ही काम आई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे को 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये पूछ सकते हैं नोबेल पुरस्कार किन किन को मिला था और कब मिला था। अब है कि सूक्ष्म जीवों से कुछ रसायन, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु भी प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले अम्ल, एसिड्स कौन से हैं। तो देखिए सिट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल। ठीक है, अब देखिए सिट्रिक अम्ल हमें किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से। किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से। ये क्या है, ये एक कवक है। एस्परजिलस नाइगर क्या है, एक कवक। अब जो ब्यूट्रिक अम्ल है, तो ब्यूट्रिक अम्ल किससे मिलता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम।
क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्या है, एक जीवाणु, ये क्या है, एक जीवाणु। अब एसिटिक अम्ल एसिटोबैक्टर एसिटाई, लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस, और एथेनॉल किससे मिलता है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये दोनों भी क्या है भाई, जीवाणु। और सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी क्या है, एक ईस्ट, या अपन कह सकते हैं कवक, ठीक है। ओके, तो ये सब क्या हो गया भाई, अम्ल। अब नेक्स्ट है लाइपेज एंजाइम, एक और एंजाइम आता है, वो भी क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, लाइपेज एंजाइम का उपयोग है वो धुलाई तथा सफाई में किया जाता है, अर्थात ये तेल और मैल के धब्बों को हटाता है, ठीक है। अब लाइपेज एंजाइम कैसे हटाता है, तो हम एक लाइन लिख देते हैं कि लाइपेज है वो, लाइपेज लिपिड या वसा का पाचन करता है। क्या करता है भाई, लिपिड या वसा का पाचन करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है भाई, तेल या मैल के धब्बों को हटा देता है। इसलिए इसका उपयोग किस में होता है भाई, धुलाई और सफाई में। तो धुलाई और सफाई में कौन से एंजाइम का उपयोग होता है, लाइपेज एंजाइम का। क्यों, क्योंकि ये तेल और मैल के धब्बों को हटा देता है। क्यों, क्योंकि लाइपेज है वो लिपिड या वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आते हैं पैक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज एंजाइम, और इनके कारण है वो बाजार में मिलने वाले फलों का रस है वो साफ दिखाई देता है, क्योंकि ये उसमें मिलने वाले रेशों का क्या कर देते हैं, पूरा पाचन, ठीक है। और प्रोटीएजेज एंजाइम हम जानते हैं किसका, प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो जो बाजार में जो फलों के रस मिलते हैं उनमें ये एंजाइम जब जाएंगे तो उसका पूरा क्या कर देंगे, पाचन, जिससे वो एकदम क्या दिखते हैं, साफ, ठीक है। तो सवाल आ सकता है कि बाजार में जो फलों के रस मिलते हैं वो एकदम इतने साफ क्यों दिखाई देते हैं, इन दो एंजाइमों के कारण। फिर नेक्स्ट अपना एंजाइम आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या आता है भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये तो एक एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। और ये किससे प्राप्त होगा, स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से। काम इसका इंपॉर्टेंट है, यह एंजाइम रक्त वाहिनियों में थक्का हटाने, यानी कि क्लॉट को हटाने, रक्त का जो थक्का बन जाता है उसको हटाने में प्रयोग होता है, जिसे क्या कहते हैं, थक्का स्फुटन, यानी कि क्लॉट बस्टिंग। और इस एंजाइम को क्या बोलते हैं भाई, क्लॉट बस्टर एंजाइम। क्या कहता है इसको, या फिर थक्का स्फुटन कारक। क्या कहता है इसको, थक्का स्फुटन कारक या क्लॉट बस्टर एंजाइम। इसको आप अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। क्लॉट बस्टर एंजाइम कौन सा है भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट बस्टर एंजाइम, हाँ ठीक है। कौन सा हो जाएगा भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्योंकि ये क्या करता है, रक्त वाहिनियों में से थक्के को एकदम हटा देता है या उसे फोड़ देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थक्का स्फुटन कारक। अब नेक्स्ट आता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या है, ये एंजाइम नहीं है, ये एक जैव सक्रिय अणु है। और ये क्या करता है भाई, व्यक्ति को अंग प्रत्यारोपण में दिया जाता है, और जिससे उसका व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, धीमा, यानी कि ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में काम करता है। हमने अंग प्रत्यारोपण जब पढ़ा था तो बात करी थी कि जब व्यक्ति में अंग है वो सपोर्ट नहीं करता तो उसको क्या दिए जाते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट, यानी कि उसके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देते हैं, वो धीमा। तो उसका एक एग्जाम्पल कौन है, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। अब लास्ट एक और आता है, एक मोनास्कस परप्यूरियस। क्या होता है भाई, मोनास्कस परप्यूरियस, ये एक यीस्ट है, और इससे क्या मिलता है अपने को, स्टैटिन। क्या मिलता है अपने को, स्टैटिन। और स्टैटिन क्या काम आता है भाई, रक्त कोलेस्ट्रॉल या ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में उपयोगी है। किसको, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, किसको, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। कौन कम करता है, एक यीस्ट है मोनास्कस परप्यूरियस, जिससे क्या मिलता है अपने को, स्टैटिन। तो ये स्टैटिन क्या काम करता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देता है, कौन, स्टैटिन, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में।